ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे फेयर वैल्यू मेजरमेंट से रिलेटेड। क्लियर है अभी? यस सर। Yes, sir. Okay. हाँ, तो अगर तुम लोग को फेयर वैल्यू निकालना है तो वो रहना चाहिए बेस्ड ऑन मार्केट। तो तुम लोग क्या करोगे, मार्केट में जाओगे, वहां पे ऑब्जर्व करोगे कि मार्केट में क्या प्राइस पे डीलिंग हो रहा है। दैट विल बी द फेयर वैल्यू। ठीक है? या तो अगर तुम लोग खुद मार्केट में जा नहीं सकते तो तुम लोग को मार्केट का इंफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट, तो तुम लोग या तो न्यूज चैनल या तो कोई भी मोबाइल ऐप वगैरह कुछ भी डाउनलोड करोगे, वहां से तुम लोग को शेयर का प्राइसेस वगैरह मिल जाएगा। ठीक है? और वो भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि तुम लोग खुद मार्केट में जा नहीं सकते, तो मार्केट का इंफॉर्मेशन लेके आओ। अगर मार्केट का इंफॉर्मेशन भी लाना पॉसिबल नहीं है तो कंपलसरी तुम लोग को वैल्यूएशन टेक्निक्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है? हर केस पे एग्जिट प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस विल बी द फेयर वैल्यू। परचेज प्राइस को फेयर वैल्यू गिनना नहीं है। Exit price at the measurement date from the perspective of market participant that hold the asset or owns the liability. Does the entity's intention to hold the asset or to settle or otherwise fulfill any liability is not relevant when measuring the fair value. तो अगर सपोज तुम लोग फेयर वैल्यू निकाल रहे हो, वहां पे सब लोग असेट को बेच गए और तुम लोग का इंटेंशन ये है कि तुम लोग असेट को होल्ड करना चाहते हो, बेचना नहीं चाहते। ठीक है? तो तुम लोग का इंटेंशन मैटर नहीं करता कि तुम लोग को उसको कंटिन्यू करना है या फिर उसको सेल करना है। ठीक है? योर इंटेंशन इज टोटली इरिलेवेंट। तुम लोग सिंपल मार्केट पार्टिसिपेंट जो सेल करना चाहते हैं उसका वैल्यू क्या है, दैट विल बी द फेयर वैल्यू। Okay. Measurement of asset or liability. The measurement is affected by the characteristics of asset or liability that are relevant for the market participants, such as the condition and location of the asset and the restriction, if any, on the asset, on the sale or use of asset. अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फ्लैट अवेलेबल है, मुझे उसका फेयर वैल्यू निकालना है। ठीक है? तो मैं मार्केट में इंक्वायरी किया, सपोज मैंने कोई साइट ओपन किया। ठीक है? वहां पे मैंने देखा कि अभी क्या प्राइस चल रहा है पर स्क्वायर फीट, और वो मैंने फेयर वैल्यू करके ट्रीट कर लिया। ठीक है? लेकिन मैंने जो प्राइस देखा ना वो नरीमन पॉइंट का देखा, और मेरे पास जो फ्लैट अवेलेबल है वो डुम्बिली में अवेलेबल है। तो नरीमन पॉइंट और डुम्बिली का प्राइसेस कोई भी एंगल से कंपेरेबल नहीं है, यानी कि जमीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है? तो यहाँ पे जब दोनों फेयर वैल्यू निकालोगे तो दोनों को ये भी ध्यान में रखना है कि दोनों का असेट का कंडीशन एंड लोकेशन क्या है। ठीक है? तो नरीमन पॉइंट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद डोंबिवली, ये लोकेशन का पॉइंट आ गया। वैसे सेम वे सपोज मैं डोंबिवली का ही कोई फ्लैट देखता हूँ कि उसका प्राइस अभी क्या चल रहा है, और उसी को मैंने अपना फेयर वैल्यू ले लिया, तो वो भी राइट नहीं है। अगर वो सपोज वो फ्लैट नए कंस्ट्रक्शन में है और मेरा बिल्डिंग सपोज 25 साल पुराना है, तो नए कंस्ट्रक्शन का वैल्यू विल बी हायर एंड द वैल्यू एट माय फ्लैट विल बी लोअर, क्योंकि वो 25 साल पुराना बिल्डिंग है। तो लोग उसको नए के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो टू मेक इट कंपेरेबल, योर असेट उसका ही सिमिलर कंडीशन और सिमिलर लोकेशन का असेट का वैल्यू दोनों कंपेयर कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरी बिल्डिंग में किसी और ने फ्लैट सेल किया नियर बाय टाइम में। ठीक है? तो उसका फ्लैट का एरिया, मेरा फ्लैट का एरिया, बिल्डिंग तो एक ही है, 25 साल पुरानी बिल्डिंग है। ठीक है? तो उसको क्या प्राइस मिला, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज फेयर वैल्यू फॉर माय फ्लैट आल्सो। ठीक है? तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आता है। नेक्स्ट है कि रिस्ट्रिक्शन इफ एनी ऑन द सेल और यूज ऑफ असेट। कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है क्या ऑन सेल ऑफ असेट और यूज ऑफ असेट, तो वो भी प्राइस को अफेक्ट करेगा। ठीक है? जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। अगर तो लोग महाड़ा के बिल्डिंग्स में, यानी कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो सब्सिडाइज रेट में फ्लैट्स ये सेल करता है। ठीक है? तो महाड़ा के बिल्डिंग में अगर तुम लोग फ्लैट लेने को जाओगे ना तो वहाँ पे लोन नहीं मिलता है। ठीक है? वहाँ पे कंपल्सरी तुमको पूरा कैश प्राइस देना है।
तो अगर सपोज कांदीवली जैसे कोई एरिया में कोई माड़ा का बिल्डिंग है, ठीक है, वो एरिया में एक नॉर्मल 1 BHK के फ्लैट का वैल्यू सपोज 1 CR चल रहा है, तो माड़ा वही फ्लैट 30 लाख 35 लाख में निकालेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगा कि तुम लोग को लोन नहीं मिलेगा, फर्स्ट ओनर को मिलेगा, सब्सिक्वेंट ओनर्स को लोन नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसे केस में जो वैल्यू तुम लोग यहाँ पे फाइंड करने को ट्राई करोगे कि ये जो फ्लैट है जो माड़ा में है उसका वैल्यू कितना और बाकी फ्लैट्स का वैल्यू कितना, तो तुम लोग ऐसा नहीं बोल पाओगे कि जो बाकी फ्लैट्स का वैल्यू अगर 1 CR चल रहा है नियर बाय एरिया में कांदीवली में, तो मेरा जो फ्लैट है माड़ा के बिल्डिंग में उसका भी वैल्यू 1 CR ले लो। दैट इज नॉट पॉसिबल। वो फ्लैट्स पे लोन अवेलेबल है, दैट कैन बी इजीली ट्रांसफर, दैट कैन बी लेट आउट, जबकि माड़ा में ये सब रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तुम लोग को इवन लेट आउट करने के लिए भी माड़ा के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तुम लोग को फ्लैट सेल करने के लिए भी माड़ा के रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, लोन वगैरह का रिस्ट्रिक्शन है कि लोन इज नॉट अवेलेबल। तो ये सब रीजन से जो वैल्यू रहेगा ऑफ माड़ा फ्लैट, ठीक है, वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल फ्लैट। तो रिस्ट्रिक्शंस जो भी रहते हैं ऑन सेल और यूज, वो भी यहाँ पे अपने फेयर वैल्यू को अफेक्ट करता है। ठीक है, बहुत बार अपना जो प्रॉपर्टी रहता है वो अंडर लीज रहता है। ठीक है, लीज होल्ड है, या फिर हमने उसके ऊपर हेवी लोन लेके रखा है फ्रॉम बैंक। ठीक है, वो मॉर्गेज है। तो अपना वैल्यू और जो बाकी प्रॉपर्टीज का वैल्यू रहेगा दैट विल बी डिफरेंट। पॉइंट नंबर बी, द asset or liability measured at fair value might be either of the following: a standalone asset or liability, example financial instrument or non-financial asset, or group of asset or group of liabilities or group of assets and liabilities, example cash generating unit or a business। तो तुम लोग या तो फेयर वैल्यू निकालोगे इंडिविजुअल असेट का या तो ग्रुप ऑफ असेट का। इंडिविजुअल असेट यानी कि सपोज एक मशीन है उसका वैल्यू निकालना है, एक बिल्डिंग है उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, या तो अगर सपोज तुम पूरा का पूरा बिल्डिंग सेल कर रहे हो अलॉन्ग विथ ऑल इंटीरियर्स, ठीक है, फर्नीचर चेयर एसी सब कुछ वो बिल्डिंग में ही उसी के साथ ही बेच रहे हो, तो ग्रुप ऑफ असेट का भी वैल्यू अलग से निकाल सकते हो और इंडिविजुअल का भी वैल्यू अलग से निकाल सकते हो। ठीक है, okay. Transactions. The transaction of exchange of asset or liability is not the actual but assumed transaction. It requires that the transaction must be orderly transaction. Orderly transaction है क्या? It is not forced transaction, forced liquidation or distress sale. जो तुम लोग ट्रांजेक्शन यहाँ पे देख रहे हो वो रियल में ट्रांजेक्शन होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। इट कैन बी एज्यूम ट्रांजेक्शन कि अगर ये सपोज बेचने को गए तो क्या प्राइस मिलेगा, जस्ट इंक्वायरी करो, बेच मत दो। बेचना ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन इंक्वायरी करो कि मार्केट में अगर ये प्रॉपर्टी या फिर ये एसेट बेचने को गए तो क्या प्राइस मिल सकता है, और वो जो प्राइस मिलेगा ना दैट शुड बी ऑर्डरली ट्रांजेक्शन रहना चाहिए, यानी कि नॉट अ फोर्स्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, वो लोन के लिए मैंने सपोज फैक्ट्री का बिल्डिंग मॉर्गेज किया, अब मैंने बैंक का लोन में डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, तो बैंक ने वो फैक्ट्री का बिल्डिंग सेल करने को निकाला है, तो वो जो फैक्ट्री का बिल्डिंग वो लोग सेल करेंगे दैट इज अ फोर्स ट्रांजेक्शन। ठीक है, हम लोग को बेचना नहीं है लेकिन बैंक वालों को प्रेशराइज कर, हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसको सिक्योरिटी रख के लोन लिया था। वैसे फोर्स लिक्विडेशन, अगर बैंक ने कोर्ट में अप्लाई कर दिया फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, तो वो केस पे भी अपना असेट अगर सेल होगा, सो दैट इज नॉट अ ऑर्डरली ट्रांजेक्शन, दैट इज फोर्स्ड लिक्विडेशन। और डिस्ट्रेस सेल, डिस्ट्रेस यानी कि अगर अपना दिवाला निकल चुका है और अपना प्रॉपर्टीज वो लोग सेल करके उसको सेल कर रहे हैं टू रिकवर देयर ड्यूज, तो डिस्ट्रेस सेल में काउंट होगा। तो इन ऑल दिस ट्रांजेक्शन द प्राइस ऑफ द असेट विल नॉट बी इक्वल टू फेयर वैल्यू, क्योंकि बैंक का एक सिंपल लॉजिक है, अगर उसका लोन 50 लाख का है तो उसको 50 लाख से ऊपर जो प्राइस मिला वो प्राइस में वो बेच देगा। उसको प्रॉफिट कमाना ये इंटेंशन नहीं है क्योंकि असेट डज नॉट बिलोंग टू देम, दे जस्ट वांट टू रिकवर देयर लोन अमाउंट। तो अगर 50 लाख का लोन है, 50 लाख रिकवर हो रहा है बाय सेल, अगर 52 लाख पे भी सेल हो गया प्रॉपर्टी, सो दे विल सेल इट ऑफ। वो लोग और नया कस्टमर ढूंढने को ट्राई नहीं करेंगे,
who will be ready to pay 55 lakh or 60 lakh for that property. ठीक है, so it is not orderly transaction. For orderly transaction, it should be free from forced transaction, forced liquidation and distress sale. ये सब forced transactions. This is not orderly transactions. ठीक है, समझ में आया everyone? A fair value measurement assumes Yes, that, sir. okay, great. A fair value measurement assumes that the transaction to sell asset or transfer liability takes place either in the principal market of the asset or liability, or in absence of principal market, in the most advantageous market for the asset or liability. Now, what is meant by principal market? What is meant by most advantageous market? अभी देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपनी का शेयर्स है, मुझे वो शेयर बेचना है, तो उसके लिए प्रिंसिपल मार्केट यानी क्या? तो वो है शेयर मार्केट, तो मैं शेयर मार्केट में जाके बेच दूंगा, ठीक है, तो दैट विल बी द प्रिंसिपल मार्केट. लेकिन अगर सपोज शेयर मार्केट कुछ टाइम के लिए बंद है और मुझे पैसे की जरूरत है और मुझे शेयर बेचना है, ठीक है, तो वो केस में सपोज मैंने कोई फ्रेंड को बोला कि तू ये शेयर ले ले, जैसे मार्केट ओपन होगा, ठीक है, मैं वो शेयर बेच के तेरा पैसा वापस दे दूंगा, ठीक है, या फिर वो तुझे शेयर ट्रांसफर करवाने के लिए मैं रिक्वेस्ट डाल दूंगा, ठीक है. तो अगर मेरे पास प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल नहीं है, तो वो केस पे मैं दूसरे कौन से मार्केट में सेल कर सकता हूँ, ठीक है, उस पे भी अगर मल्टीपल मार्केट्स अवेलेबल है तो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में लूंगा, जहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्राइस मिल सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे पहला प्रायोरिटी ऑलवेज इज गिवन टू प्रिंसिपल मार्केट. अगर प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल नहीं है तो ही मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में जाना है. मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ. रिसेंटली टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी, वो शेयर बायबैक कर रहा है, ठीक है, उसका अभी लीगल फॉर्मेलिटीज चल रहा है, रिजोल्यूशन वगैरह का फॉर्मेलिटीज चल रहा है. जैसे वो फॉर्मेलिटीज हो जाएगा, दे विल बाय बैक द शेयर्स. अभी अगर सपोज मेरे पास टीसीएस का शेयर है, तो मेरे लिए प्रिंसिपल मार्केट विल बी द शेयर मार्केट. वहां पे तो शेयर का डीलिंग होता है, ठीक है, तो दैट विल बी द प्रिंसिपल मार्केट. लेकिन अगर सपोज मुझे इसके अलावा एक और मार्केट अभी टेम्पररीली अवेलेबल है, दैट इज मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट, मैं डायरेक्ट टीसीएस को शेयर सेल कर सकता हूँ. वो लोग बायबैक का स्कीम लेके आए, तो मैं वो लोग को शेयर सेल कर सकता हूँ. अभी टीसीएस का अगर मार्केट में प्राइस चल रहा है शेयर मार्केट में सपोज 2700, और टीसीएस वो बायबैक करना चाहता है 3000 रुपीज में, ठीक है, तो ऐसे केस में मुझे किसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए? तो आइडियली माइंड बोलता है कि 3000 रुपया मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट इज मोर बेनिफिशियल, तो दैट शुड बी द फेयर वैल्यू. इंडेक्स बोलता है नहीं, ऐसे मत करो. The first priority is always given to principal market, even if most advantageous market will give you more price than the principal market. ये एग्जांपल में टीसीएस मुझे 3000 रुपया दे रहा है बायबैक ऑफर के अंदर, और शेयर मार्केट में मुझे 2700 ही मिल रहा है, तो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट इज मोर बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू प्रिंसिपल मार्केट. लेकिन जब तक प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल रहेगा तो उनको मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में नहीं जाना है. ओनली इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल मार्केट तो लोग मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में जा सकते हो. इंडेक्स मना नहीं करता है कि तुम लोग को बायबैक के लिए डायरेक्ट कंपनी को शेयर मत दो, लेकिन फॉर फाइंडिंग आउट द फेयर वैल्यू, अगर मुझे टीसीएस को जो शेयर उसका फेयर वैल्यू निकालना है, तो फेयर वैल्यू विल बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल मार्केट ओनली, ठीक है. तो तुम लोग को ऐसा नहीं बोलता कि तुम लोग को 3000 रुपया मिल रहा है तो 3000 रुपये में मत बेचो, शेयर मार्केट में 2700 में बेचो, ऐसा इंडेक्स नहीं बोलता है. ट्रांजेक्शन जहाँ पे करना है वहां पे करो, बट फॉर कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू यू फर्स्ट नीड टू give priority to principal market. Agar principal market is not available, then you can use the numbers available in most advantageous market. समझ में आया everyone? In the absence of evidence to the contrary, the market in which the entity would normally enter into a transaction to sell the asset or transfer the liability is presumed to be principal market, or in absence of principal market, the most advantageous market. तो ऑर्डरी कोर्स पे जहाँ पे रेगुलर डीलिंग होता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल मार्केट. If there is a principal market for the asset or liability, the fair value measurement shall represent the price in that market, even if the price is different. Price in a different market is potentially more advantageous at the measurement date.
ये दोनों को मैंने अभी जो एग्जांपल दिया वो यही है। अगर दूसरे मार्केट में ज्यादा पैसा मिल रहा है तो उसको फेयर वैल्यू गिनो ऐसा मत करो। प्रिंसिपल मार्केट जब तक अवेलेबल है तो लोग वो प्रिंसिपल मार्केट का प्राइस लोगे। द प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट shall be considered from the perspective of entity। यानी कि अगर मेरे असेट का वैल्यू निकालना है तो मेरे लिए प्रिंसिपल मार्केट क्या रहेगा वो देखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेशनरी का डीलर हूँ, ठीक है, और मुझे अपने गुड्स का फेयर वैल्यू निकालना है तो मैं बॉम्बे का जो स्टेशनरी मार्केट है उस पर जाके इंक्वायरी करूंगा। अगर सपोज हैदराबाद में भी स्टेशनरी मार्केट है तो मैं हैदराबाद नहीं जाऊंगा क्योंकि फॉर मी माय प्रिंसिपल मार्केट विल बी नियर टू मी। तो मेरा नियरेस्ट जो मार्केट है वो मुंबई का मार्केट है, तो मैं हैदराबाद मार्केट में जाके इंक्वायरी नहीं करूंगा। इवन दैट मार्केट इज मे बी पॉसिबल कि मोर बिगर देन द मुंबई मार्केट, ठीक है। लेकिन फॉर मी द मोस्ट नियरेस्ट मार्केट विल बी द प्रिंसिपल मार्केट, जो नजदीक है वहां पे मैं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मेरा रेगुलर डीलिंग मुंबई मार्केट में नहीं होता है, मेरा रेगुलर डीलिंग हैदराबाद मार्केट में होता है, तो इन दैट केस यू कैन कंसिडर द प्रिंसिपल मार्केट टू बी द हैदराबाद मार्केट, ठीक है। तो ये एंटिटी जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपल मार्केट क्या है, मोस्ट एडवांटेजेस क्या है, ये हम लोग को चेक करना है। द मार्केट पार्टिसिपेट आर एज्यूम टू एक्ट इन देयर इकोनॉमिक बेस्ट इंटरेस्ट। तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो प्राइस को बोलते हैं कि रेगुलर मार्केट अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जैसे बार्गेनिंग करता है वो प्राइस हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। The price in the principal market or most advantageous market used to measure the fair value of the asset or liability shall not be adjusted for transaction cost, but shall be adjusted for transport cost। ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट उस पर एडजस्ट नहीं किया जाएगा बट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी एडजस्टेड। यानी कि अगर सपोज मुंबई मार्केट और हैदराबाद मार्केट, तो मुंबई से अगर मैं स्टेशनरी परचेस करता हूँ तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम इनकर होगा, क्योंकि अगर हैदराबाद से खरीदूंगा तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा इनकर होगा। तो आई विल एडजस्ट द प्राइस फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेकिन जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ठीक है, जैसे लोकल टैक्सेस वगैरह, ठीक है, या फिर कमीशन वगैरह, वो सब मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं करूंगा। तो प्राइस विल बी एडजस्टेड फॉर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बट नॉट फॉर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। कमीशन वगैरह यहाँ पे एडजस्ट मत करो, ओनली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यू कैन एडजस्ट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का एमसीक्यू में आ सकता है। Okay. Application to non-financial assets. The fair value measurement of a non-financial asset takes into account the market participants' ability to generate economic benefit by use of asset in its highest and best use, or selling it to another market participant that would use the asset in its highest or best use। नॉन फाइनेंशियल असेट्स यानी कि जो लॉन्ग टर्म असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स वगैरह, ठीक है। तो उसका जब भी तुम लोग फेयर वैल्यू निकालोगे तो तुम लोग को उसका जो बेस्ट पॉसिबल यूज है, इकोनॉमिक बेनिफिट, उसको कैसे तुम लोग ले सकते हो, आइदर बाय यूजिंग द एसेट या तो बाय सेलिंग द एसेट। तो उसका जो बेस्ट पॉसिबल यूज है फ्रॉम द मार्केट पार्टिसिपेंट, ये दोनों को देखना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है सपोज डोंबिवली में, ठीक है, ओपन प्लॉट ऑफ लैंड है। अगर मुझे उसका फेयर वैल्यू निकालना है तो मैं मार्केट पार्टिसिपेंट उसका क्या प्राइस में डीलिंग करेगा मैं वो कंसिडर करूंगा, ठीक है। अब उसमें मार्केट पार्टिसिपेंट के पास मल्टीपल ऑप्शंस है। मल्टीपल ऑप्शन क्या है? पहला कि वो जो प्लॉट ऑफ लैंड है वो कोई बिल्डर को बेच दो और पैसा लेके फ्री हो जाओ, रेडी टू सेल, ठीक है। या तो दूसरा ऑप्शन है कि वो प्लॉट ऑफ लैंड पे एक बिल्डर के साथ टाई अप करो, ठीक है, बिल्डिंग बनाने को बोलो, जो फ्लैट सेल होगा उसमें बिल्डर को हम लोग कुछ शेयरिंग दे देंगे 40-50%, बाकी का पैसा अपना हो जाएगा। तो उसको यूज करके ज्यादा पैसा मिल सकता है या सेल करके ज्यादा पैसा मिल सकता है, दैट वी नीड टू कंसिडर, ठीक है। और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? तो मार्केट पार्टिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। यानी कि मैं क्या करना चाहता हूँ वो इंटेंशन यहाँ पे मैटर नहीं करता है। अगर मेरे माइंड में ऐसा है कि मैं प्लॉट को डायरेक्टली क्यों बेचूं, बिल्डिंग बना के उसको बेचता हूँ तो ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इट शुड नॉट बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माई ऑन पर्पस,
It should be from the point of view of market participants purpose कि एक जनरल बंदा है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करेगा, which action is more beneficial to him, सेल करना ज्यादा बेटर है कि वहां पे बिल्डिंग बनाना ज्यादा बेटर है, ठीक है, दैट शुड बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज इज डिटरमाइंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट, ये मैंने बताया। वैसे जो तुम लोग यहाँ पे हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज यहाँ पे बोला था, वो मार्केट पार्टिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रहना चाहिए, तुम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इवन इफ द एंटिटी इंटेंड अ डिफरेंट यूज, ठीक है। मार्केट में लोग बोलते हैं कि वो लैंड को बेच दो, ज्यादा बेटर है, बिल्डर्स के साथ पार्टनरशिप करने को जाओगे तो उनको लॉस भी हो सकता है। देखिए हम लोग के मन में ऐसा कि नहीं, हम लोग को अभी बिल्डिंग ही बनाना है, तो वो मैटर नहीं करता कि तुम लोग का इंटेंशन क्या है। यहाँ पे जो इंटेंशन देखना है वो मार्केट पार्टिसिपेंट का इंटेंशन देखना है। However, entity's current use of non-financial asset is presumed to be the highest and best use unless the market or other factors suggest that the different use by market participant would maximize the value of asset, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अभी जो करंट यूज है उसे हम लोग बेस्ट यूज करके ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर कुछ और इंडिकेशन दिख रहा है तो हम लोग को वो फॉलो करना है। If the highest and best use of the asset to use the best use of the asset is to use the asset in combination with other asset or with other assets or liabilities, the fair value of asset is the price that would be received in a current transaction to sell the asset, assuming that the market participant already holds the complementary asset and associated liabilities. For example, मेरे पास एक मशीन है, वो मशीन उसका बेस्ट यूज अभी मुझे निकालना है, ठीक है। हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज, उसको वैल्यू कितना आएगा ये मुझे निकालना है। तो वो मशीन को इंडिविजुअली यूज करके मैं कोई गुड्स नहीं बना सकता, तो मुझे कुछ और मशीन्स भी लगेगा, ठीक है। तो अकेले एक सिंगल मशीन उसका मैं वैल्यू यानी कि उसका बेस्ट यूज मैं कर नहीं पाऊंगा, आई विल रिक्वायर सम मोर मशीन्स, ठीक है, तभी जाके मैं उसका यूज कर पाऊंगा। तो तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे, एज्यूम करोगे कि यू ऑल्सो ऑन सम अदर मशीन्स जो रिक्वायर्ड है फॉर बेस्ट यूज। You will find the total value of all the machines taken together, और उस पर से बाकी के असेट का फेयर वैल्यू इफ इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस, वो रिड्यूस करो तो तुमको एक सिंगल असेट का वैल्यू मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, या फिर मेरे पास दो मशीन है, और एक मशीन में नया खरीदूंगा तो मैं उसका बेस्ट यूज कर पाऊंगा। टोटल तीन मशीन चाहिए, मेरे पास दो है एक नहीं है, तो मैं ऐसे करूंगा कि मैं ऐसा एज्यूम करूंगा कि मेरे पास अगर तीनों मशीन रहेगा तो बेस्ट यूज क्या हो पाएगा, कितना कैश जनरेट होगा, और उस पे से जो एक मशीन का कॉस्ट है वो माइनस कर दूंगा, तो मुझे बाकी के दो मशीन का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये एक मेथड बताए। If highest and best use of the asset is to use it on the standalone basis, the fair value of asset is the price that would be received in the current transaction to sell the asset to the market participant that would use the asset as standalone basis. अगर एक इंडिविजुअल asset है जिसको इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं तो इंडिविजुअल बेसिस पे उसका प्राइस निकालो, उसको कॉम्बिनेशन में लेके मत आओ। लाइबिलिटी का वैल्यू या फिर इक्विटी का वैल्यू कैसे निकालना है। The transfer of liability or equity entities on equity instrument assumes that the liability would remain outstanding and the and the market participant transferee would be required to fulfill the obligation. The liability will not be settled by the counterparty or otherwise extinguished on the measurement date. अगर सपोज मैं अपना बिजनेस सेल कर रहा हूँ या फिर एक बिजनेस का सेगमेंट सेल कर रहा हूँ जिसमें कुछ लाइबिलिटीज भी है, तो मैं ऐसा एज्यूम नहीं करूंगा कि वो लाइबिलिटी को मैं खुद ही पे करूंगा, मैं सिर्फ असेट बेचता हूँ, ठीक है। मैं उसका पूरा का पूरा नेट असेट अलोंग विथ असेट लाइबिलिटी सब कुछ मैं एक साथ कंसिडर करूंगा एंड देयर बाय आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। तो मैं वो लाइबिलिटी को खुद ही एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेटल कर रहा हूँ ऐसा मुझे गिनना नहीं है। मुझे ऐसा गिनना है कि वो भी मैं ट्रांसफर करूंगा, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करूंगा, तो हाउ मच अमाउंट आई नीड टू पे फॉर दैट ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी, दैट विल बी द फेयर वैल्यू। The entities on equity instrument involved would remain outstanding, and the market participant transferee would take the right and responsibilities associated with the instrument. The instrument would not be cancelled or otherwise extinguished
ऑन द मेजरमेंट डेट। यानी जैसे अमालगमेशन में हमने कवर किया कि अगर कोई बिजनेस बंद हो रहा है और हम लोग को एक्सचेंज रेशियो डिसाइड करना है, तो हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू वाला मेथड हम लोग यूज कर रहे थे। तो वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकालेंगे उसी उसके बेसिस पे हम लोग शेयर का एक्सचेंज रेशियो फिक्स करके शेयर इश्यू करेंगे, पीसी पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम ऐसा कर रहे हैं कि सिंस वी आर बाइंग द बिजनेस वी आर वैल्यूइंग द शेयर। ठीक है, और वो शेयर का वैल्यू निकालने के टाइम पे आइदर यू कैन यूज इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू और यील्ड वैल्यू, even though that business is not going to be continued, but in that case also you can use fair value or other method। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस को मीन्स वो शेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मैटर नहीं करता है। वॉट एवर इज द प्राइस अवेलेबल एज ऑफ नाउ, मेजरमेंट डेट पे जो उसका प्राइस अवेलेबल है, दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये नॉन परफॉर्मेंस रिस्क क्या रहता है कि अगर सपोज हम लोग ट्रांजेक्शन में एंटर होते हैं, ठीक है, और सामने वाला पार्टी अगर वो ट्रांजेक्शन को कंप्लीट नहीं करता है, डिफॉल्ट करता है, ठीक है, तो वो जो रिस्क है वो दोनों को यहाँ पे कंसिडर करके फेयर वैल्यू को निकालना है। ठीक है, फेयर वैल्यू एट इनिशियल रिकॉग्निशन, जब भी तुम लोग असेट को परचेज करोगे, ठीक है, तो इंडिया से बोलता है कि तुम लोग को उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। तो अगर तूने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जबकि उसका असेट के लिए जो एक्चुअली प्राइस पे किया दैट इज मोर देन और लेस देन द फेयर वैल्यू। ठीक है, सपोज एक मैंने गाला खरीदा बिजनेस करने के लिए, वो गाला मैंने खरीदा 50 lakhs में, जबकि वो गाले का जो प्राइस था वो सपोज 40 lakhs ही था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं वो एकदम प्राइम लोकेशन पे मेरे बिजनेस के लिए एकदम आइडियल है, तो मुझे वो खरीदना ही है। सामने वाला पार्टी रेडी नहीं हो रहा था बेचने को, तो मैंने बोला कि 40 के जगह 50 lakhs ले, लेकिन मुझे बेच। तो एक्चुअल प्राइस दैट आई हैव पेड इज 50 lakhs, जबकि उसका फेयर वैल्यू इज ओनली 40 lakhs। सो डिफरेंस 10 lakh यू विल रिकॉर्ड इन पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ऑपोजिट भी हो सकता है कि उसका फेयर वैल्यू सपोज 60 lakhs था, उसको एकदम सडनली फंड्स की जरूरत आ गई, ठीक है, वो कुछ लोन वगैरह में डूब गया था, बहुत ही फंड्स की जरूरत थी, तो मैंने उसका फायदा उठा, बोला कि 50 लाख अब बिक के भी रहता हूँ, प्रॉपर्टी बेच दे। तो वो घाई में था, उसे बेच दिया, तो आई विल रिकॉर्ड द प्रॉपर्टी एट 60 लाख, सिंस आई पेड ऑन दी 50 लाख, तो 10 लाख का गेन है वो मैं पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। अगर इंडेक्स ने कुछ और कोई स्पेसिफिक इंडेक्स ने कुछ और ट्रीटमेंट बताया तो तुम्हें को वो फॉलो करना है। अगर एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है अदर इंडेक्स में तो तुम लोग ये वाला ट्रीटमेंट फॉलो करोगे। अभी वैल्यूएशन टेक्निक क्या क्या है, तो 3 टेक्निक्स अवेलेबल है। ठीक है, एक आता है मार्केट अप्रोच, एक आता है कॉस्ट अप्रोच और एक आता है इनकम अप्रोच। 3 टेक्निक्स। मार्केट अप्रोच यानी कि सिंपल, तुम मार्केट में जाके प्राइस का इंक्वायरी करो। ठीक है, तो सिमिलर जो असेट है उसका मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, दैट इज द फेयर वैल्यू। ये पहला मोस्ट सिंपल मेथड, अगर उसका मार्केट अवेलेबल है तो। दूसरा आता है कॉस्ट अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच यानी कि अगर तुम लोग को सिमिलर असेट अगर खरीदना है तो क्या प्राइस पे करना पड़ेगा, यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, यानी कि अगर मैं अभी जो असेट बेचने को जा रहा हूँ अगर वो मुझे खरीदना रहेगा आज के डेट में तो क्या प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो दैट विल बी द कॉस्ट अप्रोच। एंड लास्ट वन इज इनकम अप्रोच। यहाँ पे हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकालेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह ये हम लोग निकालेंगे, एंड दैट विल बी द वैल्यू, यानी कि फेयर वैल्यू। तो या तो तुम लोग मार्केट अगर अवेलेबल है तो मार्केट अप्रोच ही फॉलो करो, मोस्ट कॉमन मेथड वही है। अगर मार्केट अवेलेबल नहीं है तो यू कैन फाइंड कॉस्ट अप्रोच। अगर कॉस्ट अप्रोच भी पॉसिबल नहीं है तो इनकम अप्रोच वो तुम लोग यूज कर सकते हो इफ इंटेंशन इज टू यूज दी असेट। फेयर वैल्यू हायरार्की, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसा 3 हायरार्कीज दिया हुआ है। पहला लेवल 1 यानी कि कोटेड प्राइस। कोटेड प्राइस यानी मार्केट अप्रोच, ये वाला।
इज लेवल 1 हायरार्की। जब तक कोटेड प्राइस अवेलेबल है बाकी कोई लेवल पे जाने का नहीं। इफ कोटेड प्राइस इज नॉट अवेलेबल तो दोनों लेवल 2 में जाओगे, ठीक है। जो आएगा अदर देन कोटेड प्राइस। अदर देन कोटेड प्राइस यानी कि या तो तुम कॉस्ट अप्रोच फॉलो करोगे या तो इनकम अप्रोच फॉलो करोगे, अदर देन कोटेड प्राइस, ठीक है। लेकिन इसका बेस्ट एस्टिमेट्स वगैरह अवेलेबल रहना चाहिए। अगर लेवल 2 भी पॉसिबल नहीं है तो लेवल 3 में आता है अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। ऑब्जर्वेबल इनपुट यानी क्या कि तुम लोग वो डेटा ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ पे तुम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ मैगजीन्स अवेलेबल है जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स अवेलेबल है जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेबल इनपुट्स। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जर्वेबल इनपुट्स नहीं है तो लास्ट ऑप्शन आता है अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। अनऑब्जर्वेबल यानी कि तुम लोग खुद एजम्पशन बेस्ड वैल्यूज निकालने को ट्राई करोगे, ठीक है। तो पहला कोटेड इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेबल। अगर कोटेड अवेलेबल नहीं है तो अदर ऑब्जर्वेबल डेटा यूज करो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो तुम लोग अनऑब्जर्वेबल इनपुट के लिए जाओगे, ठीक है। ये डिस्क्लोजर तुम लोग एक बार ऊपर ऊपर से रेडी करना कि फेयर वैल्यू तुमने कौन सा टेक्निक यूज किया है, ऑब्जर्वेबल यूज किया है, अनऑब्जर्वेबल यूज किया है, ठीक है। उसका फेयर वैल्यू उस पर तुमने क्या क्या एडजस्टमेंट किया है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है। फेयर वैल्यू और कॉस्ट का डिफरेंस उसको तुमने कैसे अकाउंट किया है, ये सब पार्ट तुम लोग को यहाँ पे डिस्क्लोज करना रहता है। तो तुम लोग ये एक बार रेडी कर लेना, सेल्फ अंडरस्टैंडेबल पार्ट है, आ जाएगा समझ में। इस पे ये हायरार्की के ऊपर एमसीक्यू आता है। ये जो 3 कॉस्ट अप्रोच है इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, ठीक है। ये जैसे एप्लीकेशन टू नॉन फाइनेंशियल एसेट, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन 5 मार्क का वगैरह आता है। तो ये इंड रेडी करके जाना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ इसको।